मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। यानी कि यहाँ पर हम वो चीज़ें एनालाइज करेंगे जो पूरी मार्केटिंग के दौरान आपको करनी होती है, जिसमें पहला पॉइंट आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग का, वो होता है कि आपको मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको एनालाइज करना। कई बार मार्केटिंग में थ्रेट्स भी आती हैं, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, दिक्कतें आती हैं, उसको भी एनालाइज करना कि अगर आपके बिजनेस में कोई थ्रेट आ रही है, यानी आपके बिजनेस में कोई डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, तो वो कितने समय के लिए है और कितना डाउनफॉल हो सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, बंद हो गए। फॉर एग्जांपल सलून की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गाज गिरी हुई सलून पर और हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री पर गिरी, जहाँ पर सारी फेस टू फेस क्लासेस बंद हो गई। अब ये एनालाइज करना कि वो कब तक बंद रहेंगी, उसमें कितना नुकसान हो सकता है, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना पहला फंक्शन होता है मार्केटिंग का। एनालिसिस ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट। साथ ही साथ इसमें हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी एनालाइज करना होता है। जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती हैं, यानी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमें उसको साथ साथ ये चेक करना होता है कि हमारी खुद की स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है, राइट। उसको एनालाइज करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो पहला फंक्शन है कि आपको एनालाइज करना होगा, इंफॉर्मेशन को गैदर करना होगा। किस किस को? अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड, थ्रेट से रिलेटेड, स्ट्रेंथ से रिलेटेड और वीकनेस से रिलेटेड। थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती हैं, और स्ट्रेंथ वीकनेस जो होती है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर आपने सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया और एनालाइज किया। दूसरा फंक्शन आता है मार्केटिंग प्लानिंग, यानी अब आप अपनी जो मार्केटिंग कर रहे हो या करने वाले हो उसकी प्लानिंग करना, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्लानिंग आप हर चीज़ के लिए करते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी प्लानिंग होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी प्लानिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पर करेंगे। तीसरा फंक्शन आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो या जो प्रोडक्ट आप मार्केट में देना चाहते हो उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोडक्ट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। गिव इट ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, यानी मार्केट में आप कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कौन सी एडवांटेज हाईलाइट करोगे कि हमारे प्रोडक्ट में ये एडवांटेज है जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। जैसे कई बार शेप जो होती है एक प्रोडक्ट की, वो अपने आप में बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। आपको याद होगा फ्रूटी, जो नॉर्मली सब लोग पीते हैं, फ्रूटी का जो एक नई शेप लेकर आई कंपनी, ट्रायंगल शेप में, वो बड़ी फेमस हुई। हालांकि उसमें क्वांटिटी कम थी, वो सस्ती भी थी। नॉर्मल फ्रूटी 10 रुपए की आती थी, वो ट्रायंगल वाली फ्रूटी 5 रुपए की आने लगी। बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट हुआ उसके प्रति कि वाह, ये कितनी अच्छी शेप है। तो कई बार शेप भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे जाती है। स्टाइल, पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपनी पैकेजिंग के बेस पर बिकती हैं, राइट। उसका स्टाइल जो होता है, उसकी जो पैकेजिंग होती है, उसकी वजह से ही चीज़ें बिक जाती हैं उसके अंदर में। तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे डेवलप करोगे, ये भी एक मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। आप लोगों ने किंडर जॉय ज़रूर देखा होगा, जो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं किंडर जॉय के प्रति। अब किंडर जॉय की जो शेप है, ओवल शेप है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है बच्चों को। तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है शेप के थ्रू भी दे सकते हो, स्टाइल के थ्रू भी दे सकते हो और पैकेजिंग के थ्रू भी दे सकते हो। चौथा फंक्शन आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। पहले तो ये समझना होगा दोनों में फर्क क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है इट एंश्योर्स द बायर्स दैट गुड्स कंफर्म टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, यानी जो पिछली बार आपने प्रोडक्ट यूज़ किया था उसकी जो क्वालिटी थी, बिल्कुल सेम क्वालिटी अब भी आपको मिलेगी। इसको बोलते हैं प्री एश्योरेंस, यानी कि पहले से ही बायर को ये एश्योरेंस होता है कि लास्ट टाइम मैंने जो बुक खरीदी थी या लास्ट टाइम मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा था, बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी इस बार भी मुझे मिलने वाली है। उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन।
लाइक आप कोल्ड ड्रिंक कोई भी पीते हैं आप, तो क्या आप हर बार टेस्ट करके देखते हैं कि इस बार टेस्ट पहले से फ़र्क तो नहीं है? सेम होता है ना, करेक्ट, उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। It ensures the buyers that goods conform to the predetermined standards of quality, price and packaging and reduces the need for inspection. अब इससे फ़ायदा क्या होता है? आपको बार बार इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार इंस्पेक्ट करके नहीं देखोगे। इवन पार्ले जी बिस्कुट खा कर देखो आप, एवरी टाइम यू विल हैव ए सेम टेस्ट। ऐसा नहीं है कि हर बार वो उसका टेस्ट बदल जाएगा। तो आप हर बार इंस्पेक्शन नहीं करते, खोलकर चेक नहीं करते यार सेम टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। कुरकुरे ले लो आप, कोई भी चीज़ ले लो आप, जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलती है उसका टेस्ट विल रिमेन सेम। ना तो उसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, ना टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, ना ही प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का ये फ़ायदा भी होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन स्टैंडर्डाइजेशन। फंस गए ना? देखो क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें सारे फंक्शंस डिस्कस किए जा रहे हैं। तो वो कोई भी एक फंक्शन आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पर, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पॉइंट क्वेश्चन आएगा तो वो 1 मार्क का आएगा, और अगर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपसे ज़्यादा पॉइंट पूछेगा। तो एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन, तो आपको पॉइंट लिखना है, इंश्योर्स द बायर्स दैट गुड्स कन्फर्म टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट इसी में आता है, ग्रेडिंग क्या होती है। आपने नोटिस किया कभी आप आम लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं ये मैंगो कितने के हैं, तो दुकानदार बोलता है जी ये 100 रुपये किलो है, ये 80 रुपये किलो है। मैं सरप्राइज होता हूँ, लोग पूछते हैं अरे ये 80 रुपये किलो है तो ये 100 रुपये का क्यों दे रहे भाई? अरे ग्रेडिंग है, वो आम अलग है, ये आम अलग है। दुकानदार भी छूटते कहता है अरे भाई साहब जो लेना है ले लो ना, 80 वाला लो ना, 100 वाला क्यों लेते हो आप? फिर बोलता नहीं नहीं ये 100 वाले ज़्यादा अच्छे हैं, ये 80 में लगाओ। सर दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग, यानी कि प्रोडक्ट्स को उनकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रेड में बांटना, उसको ग्रेडिंग कहते हैं। और ग्रेड सिर्फ क्वालिटी नहीं, और भी स्टैंडर्ड के बेस पर ग्रेड किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा शैम्पू के पाउचेस, जो शैम्पू होते हैं वो अलग अलग ग्रेड किए जाते हैं। कुछ डैंड्रफ स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ सिल्की हेयर के लिए होते हैं, कुछ नॉर्मल हेयर के लिए होते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा बालों में जो कलर लगाया जाता है उसमें भी ग्रेड्स होते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक ब्राउन कलर, है ना, और भी कलर्स आते हैं उसके अंदर में। तो फीचर्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, डिफ्रेंशिएट करना प्रोडक्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग। इट हेल्प्स द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स। जैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर ग्रेड करते हैं हम लोग। इवन आप आटा भी लेने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है जी ये 30 रुपये किलो है, ये 40 रुपये किलो है, ये 42 रुपीज़ के.जी है। अब आटा तो आटा है, लेकिन ग्रेड्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट अलग अलग होता है, राइट। तो कितने फंक्शन हो गए? 4। पांचवा फंक्शन आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग नॉट ओनली प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो सर्व्स एज ए प्रमोशनल टूल। देखो पैकेजिंग लेबलिंग जो होता है, पहले हम ये मानते थे कि पैकेजिंग का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, कि वो खराब ना हो जाए। लेकिन आज के प्रेजेंट सिचुएशन में पैकेजिंग अपने आप में एक मार्केटिंग टूल बन गया है। यानी जितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर ही इतना लुभावनी पिक्चर होती है, मन करता है भाई अभी ले ले, सामान खरीद लें। जैसे अंकल चिप्स की बात करें अगर हम लोग, तो दुकान पे लगा होता है और कहता है मुझे खा लो भाई, मुझे खा लो, बड़ी भूख लगी है, आ जाओ, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। बढ़िया से चिल्ली पोटैटो लिखा होता है, उस पर रेड कलर टैंकी बना होता है, वह मुँह में पानी आ जाता है सोच के भी, है ना। तो अब आप देखो ना कि पैकेजिंग अपने आप में अट्रैक्ट करती है कंज्यूमर को, आओ भाई मुझे खरीद लो। तो दैट इज़ ए काइंड ऑफ मार्केटिंग। तो आज पैकेजिंग की बात करें, लेबलिंग की बात करें, तो इसका सिनेरियो बदल चुका है। पैकेजिंग का मेन पर्पस सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग टूल के तौर पे भी काम किया जाता है। खैर इसको हम बड़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में। पैकेजिंग लेबलिंग बहुत डिटेल में टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। फिर आता है ब्रांडिंग, ये भी आपके सिलेबस में बहुत डीप में है। ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करना, ब्रांड बनाना,
जिससे कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ती है, कस्टमर्स का विश्वास आपके प्रोडक्ट के प्रति बहुत बढ़ता है, आपकी सेल बहुत प्रमोट होती है। जैसे फिलिप्स के बल्ब्स की बात करें, ट्यूब की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो ना ब्रांड बन चुके हैं। इसको खरीदते वक्त आदमी सोचता नहीं है कि यार ये प्रोडक्ट कैसा होगा, बोलता है यार फिलिप्स का है, ले ले भाई, पक्का अच्छा होगा। ऑरेंज का फ़ैन है, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, डेल कंपनी का ये इंस्ट्रूमेंट है, डेल कंपनी का माउस है, बहुत अच्छा होगा। लॉजिटेक का कैमरा है, बहुत बढ़िया होगा। ल्यूमेंस का आपके पास में अगर आप वो है विजुअलाइजर है तो ये अच्छा ही होगा। आई मीन अपनी अपनी कैटेगरी में ब्रांड बन चुके हैं। जैसे कपड़ों में आप जाते हैं, शूज़ में आप जाते हैं तो ब्रांडेड आइटम आप खरीदते हैं। खैर इसको हम बहुत डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। टोटल ब्रांडिंग के ऊपर एक वीडियो है जो आप मेरे साथ शेयर करेंगे आप लोग। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस क्या क्या दोगे आप माल बेचने के बाद में, जिसको हमने एक्सटेंडेड प्रोडक्ट भी पढ़ा था, आपको याद होगा? नहीं पढ़ा? नहीं याद ना, वीडियो ढंग से सुनते ही नहीं आप। याद है जब मैंने प्रोडक्ट की डेफिनेशन करी थी तो मैंने कहा था एक्सटेंडेड प्रोडक्ट क्या होता है? जो आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है, कस्टमर की कंप्लेंट्स हैंडल किए जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स दिए जाते हैं। याद आ गया? हाँ हाँ कर रहे हो लेकिन याद नहीं आया। ठीक है, अच्छे से बात को सुना करो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस में आता है आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, उनकी एडजस्टमेंट करना, क्रेडिट सर्विसेज देना, मेंटेनेंस सर्विसेज देना, टेक्निकल सर्विसेज देना। टेक्निकल सर्विस से मुझे याद आया, नॉर्मली जब आप किसी ब्रांडेड कंपनी का एसी खरीद कर लाते हो तो उसको इंस्टॉल करने के लिए कंपनी से एक टेक्नीशियन आता है, वो आकर के प्रॉपर उसको इंस्टॉल करता है, फिर आपको गाइड करके जाता है इसको कैसे यूज़ करना है। देखा है ना ऐसे एग्जाम्पल? तो आपने घर में ज़रूर देखा होगा। इवन ओवन आप लेकर आते हैं तो उसके लिए टेक्निकल पर्सन आता है, फ्रिज लेकर आते हैं उसके लिए टेक्निकल पर्सन आता है आपको सपोर्ट करने के लिए। फिर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कोई दिक्कत आती है कस्टमर केयर देना, कस्टमर केयर नंबर देना, जब अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सके, उसका सोल्यूशन हो सके। दिस इज़ कॉल्ड की टू मार्केटिंग सक्सेस, और ये मार्केटिंग की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट फंक्शन आता है प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। इस पर भी एक बहुत डिटेल में वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसी चैप्टर में, कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन से फैक्टर के बेस पर प्राइस को डिसाइड करना बेटर रहता है, किस कंडीशन में प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, किस कंडीशन में प्राइस कम होना चाहिए। बट इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इट इज़ ए क्रूशियल डिसीजन, इंक्लूड्स सेटिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड चेंजिंग द प्राइसेस। कब प्राइस को चेंज करना है, कितना प्राइस होना चाहिए, प्राइस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का किन बातों पर रखेंगे, हम किन बातों को बेस बना करके प्राइस डिसाइड करेंगे, ऑल विल शेयर इन अ पर्टिकुलर वीडियो। अगेन इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। फिर आता है प्रमोशन, informing the customers about the firm's product, its features, etc. and persuading them to purchase these products. प्रमोशन का मतलब ही ये होता है कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना, उसके फीचर्स के बारे में बताना और उसको इनडायरेक्टली परसुएड करना, उकसाना कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। राइट? 4 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, और ये बहुत डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस चैप्टर में। देखिए फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो टॉपिक है इसमें ना आपको एक छोटा छोटा ट्रेलर दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आप इस मार्केटिंग चैप्टर में करोगे। कुछ टॉपिक बहुत ही लाइट मोड में है, यानी बहुत कम डिटेल में है, छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, और कुछ टॉपिक बहुत डिटेल में है आपके इसी चैप्टर में। तो सिलेबस वाइज हम चलेंगे, जहाँ इन डेप्थ टॉपिक होगा वहाँ इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं है वहाँ हम कम डिस्कस करेंगे। राइट? फिर आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसाइडिंग अबाउट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप होलसेलर के थ्रू माल बेचेंगे, रिटेलर के थ्रू माल बेचेंगे, आपका जो मूवमेंट है फिजिकल प्रोडक्ट का वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। हालांकि इस टॉपिक में काफ़ी कट शॉर्ट हो चुका है, ये टॉपिक काफ़ी कट चुका है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है आपके सिलेबस में। पहले काफ़ी बड़ा टॉपिक हुआ करता था ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, ये डिटेल में नहीं है आपके टॉपिक में। इट डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप अपने गुड्स को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाओगे। पहले तो आपकी फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ठीक है,
फिर आपके अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो कंज्यूमर तक कैसे जाएगा, दोनों जगह ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है। अब ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूज़ करोगे वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे, और लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट, यानी आपका लोकेशन कहाँ है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना चाहते हो। जैसे आपको पता होगा हर जगह रेलवे सिस्टम नहीं है, हर जगह एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है, और हर प्रोडक्ट आप बाय रोड नहीं भेज सकते। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा वेजिटेबल्स, अब वेजिटेबल्स को अगर आप ट्रेन में भेजोगे, अगर उसको हवा नहीं लग रही है तो वेजिटेबल सारी सड़ जाएगी पहुंचने से पहले, और बिकॉज वो पेरिशेबल गुड्स है वो तो ख़राब हो जाएगा। एग्स की बात करें तो एग्स भी आप जो है अगर आप एक चलती फिरती वैन में डालेंगे तो आधे एग्स तो भाई अंडे बन जाएंगे, टूट जाएंगे, वो तो यूजलेस हो जाएंगे। ग्लास की बात करते हैं, शैंड्रीले की बात करते हैं, आइसक्रीम की बात करते हैं, ब्रेड की बात करते हैं हम लोग, फर्नीचर की बात करते हैं हम लोग, पंखे की बात करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन की बात करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं सबका नेचर अलग अलग है। बहुत सारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे ज्वेलरी, अब ज्वेलरी इतनी छोटी सी हाथ में आ जाती है, आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू कहीं हज़ारों में लाखों रुपए में होती है, तो आप उसको नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से तो नहीं भेज सकते ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, इट विल टोटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट क्या है और लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट क्या है। फिर आता है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का मतलब ये है कि आप जब माल बनाएंगे तो सारा तो बिकेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जितना माल बनाया हाथ कैट बिक जाएगा, तो आपको स्टोर भी करना पड़ेगा। स्टोरेज वेयर हाउसिंग इट्स वन एंड सेम थिंग, राइट। तो इट रिक्वायर्स ड्यू गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया तो प्रोडक्शन में टाइम लग सकता है, तो उस रॉ मटेरियल को कहाँ पर स्टोर करेंगे आप, खराब ना हो जाए। और अगर आपने माल बना लिया तो वो सेम डे बिकेगा नहीं, हो सकता है 2 महीने बाद बिके, हो सकता है सीजन आने पर बिके। जैसे आप विंटर के जो गारमेंट्स होते हैं वो समर में बनते हैं, लेकिन बिकते कब है, विंटर में, तो तब तक आप उसको स्टोर कहाँ करोगे आप। लाइक दिस इज कॉल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। इट रिक्वायर ड्यू गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड देयर सेल और यूज टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ताकि मार्केट में उसका स्मूथ फ्लो किया जा सके प्रोडक्ट्स का मार्केट के अंदर में, राइट। उसको हम बोलते हैं स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। ये हो गए टोटल 12 फंक्शंस हैं मार्केटिंग के जो आपके सिलेबस में हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक स्कूल ने अपनी मार्केटिंग कैसे की। बहुत आसान सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नॉर्मली आप भी जानते होंगे बच्चे बंक बहुत करते हैं, आपने भी पक्का कभी ना कभी बंक तो किया होगा, कभी नहीं किया ना ना ना, इतने शरीफ बच्चे तो नहीं है, कभी एक बार तो जरूर किया होगा बंक, ये तो पक्की बात है। स्कूल जाते जाते तबीयत खराब हो गई, घर पे बैठ के बंक मार लिया, या यहाँ से घर से कह के गए स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से गायब हो गए। तो एक स्कूल ने क्या किया, एप्पल कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी है उसका जीपीएस निकाला। ध्यान से समझना क्या किया, एप्पल कंपनी, एप्पल तो आप जानते हैं इतनी फेमस कंपनी है, उसका जीपीएस आया तो उन्होंने कहा कि हम इसको बैग में डालेंगे। किसमें, बैग में। बच्चों के स्कूल बैग के अंदर जीपीएस इंस्टॉल करेंगे, ताकि बच्चा जब घर से निकले और स्कूल पहुंचे तो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि बच्चा स्कूल में पहुंच गया, और जीपीएस को मोबाइल में आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो बच्चा कहां पर है। वाओ भाई साहब, स्कूल्स की तो क्या जबरदस्त मार्केटिंग होगी। और पीटीएम के अंदर में ये शेयर किया गया पेरेंट्स के साथ, बताइए करें कि ना करें। सारे पेरेंट्स इतने खुश, कहते सर इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक तो बच्चे की सेफ्टी हो गई ना, भाई आप दिन में कभी भी लोकेट कर सकते हो, बच्चा स्कूल में है, बच्चा स्कूल से निकल चुका है, बच्चा रास्ते में है, घर से निकला तो कहाँ तक पहुँचा, कितने बजे स्कूल पहुँचा, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है जीपीएस सिस्टम से। तो एक स्कूल ने ऐसे ही किया और दबादब मार्केटिंग की। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पीटीएम के अंदर में जीपीएस लॉन्च किया गया और वो एक ब्रांडेड कंपनी का जीपीएस था, और जीपीएस कौन सी कंपनी का था, एप्पल कंपनी का। हो गई मार्केटिंग। दीज आर ऑल कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। हे अच्छी स्टोरी थी ना, बट ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है। इसलिए नहीं कि बच्चों को हमें कंट्रोल करना है, देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि बच्चों की जो लिबर्टी है, जो उनका बचपना है या जो उनकी शरारतें हैं उनको उन पर स्टॉपेज लगा दें। बट आज की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, सेफ्टी मेजर को देखते हुए हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। खैर टाइम बताएगा, क्या पता ऐसा हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, कई स्कूल ऐसे हैं, प्लेवे स्कूल, मेरे एक दोस्त है उसका भी प्लेवे स्कूल है, उसमें भी सेम सिस्टम है।
उसमें जीपीएस स्कूल में लगा हुआ है, मतलब जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है सॉरी, और वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाता है बच्चा, तो उसके पेरेंट्स को मैसेज पहुंच जाता है कि मम्मा मैं स्कूल पहुंच गया। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो वो थंब इम्प्रेशन लगाता है कि स्कूल से मैं जा रहा हूँ, तो पेरेंट्स को मैसेज पहुंच जाता है कि मम्मा मैं स्कूल से निकल चुका हूँ और कुछ देर में घर पहुंच रहा हूँ। सो पेरेंट्स जस्ट गेट अवेयर कि बच्चा कब स्कूल पहुंचा और कब स्कूल से निकल रहा है। तो ये सिस्टम ऑफ कोर्स बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं और एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो नोट कर लीजिए, पीटीएम जीपीएस जो एक ब्रांडेड कंपनी का नाम है जिसका नाम है एप्पल, और यहाँ पर आपके सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कवर हो जाते हैं 12 के 12। अच्छा है ना? यस सॉरी, प्लीज नोट डाउन। पी से प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, टी से ट्रांसपोर्टेशन, एम से मार्केट की प्लानिंग करना, जी से गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, पी से प्रमोशन, एस से सपोर्ट सर्विसेज, बी से ब्रांडेड यानी ब्रांडिंग, एप्पल ए से अवेलेबिलिटी स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, पी से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पी से प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एल से लेबलिंग एंड पैकेजिंग, और ई से इंश्योर स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग। ठीक है, तो आई होप हमारी मार्केटिंग भी अच्छी होगी यहाँ पर, है ना, इस एक्रोनिम से। पीटीएम ध्यान रखिएगा, जहाँ पर एक जीपीएस लॉन्च किया गया और वो एक ब्रांडेड कंपनी का नाम था जिसका नाम था एप्पल। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा बेटे, कोई भी एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। देखिए अगर आपको फिर से नाम याद नहीं होंगे 12 के 12, तो ये फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये नाम अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का। टेक केयर, बाय बाय।